गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का चतुर्थ अध्याय केदी और कोकिला, जो कि राष्ट्र कवि एक भारतीय आत्मा जिनको कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया। हमने अब तक बात की थी कि किस प्रकार से कोयल जेल के ऊपर मंडराने लगती है और जेल में बंद कवि उस कोयल को अर्धरात्रि को जेल के ऊपर मंडराते और बोलते हुए देखकर उससे प्रश्न करता है, उससे पूछता है कि वो किसका संदेश लेकर आई है, उस संदेश में वो कवि को क्या कहना चाहती हैं। फिर कवि अपनी स्थिति का चित्रण करते हुए कहता है कि उसे किसके साथ बंद कर दिया गया है। अंधेरी ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू, चोर, बटमार और लुटेरों के साथ बंद कर दिया गया है। अर्थात उसके दुर्भाग्य के कारण उसे अंग्रेजों की उन यातना भरी जेलों में अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा है। उनके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। चंद्रमा भी निराश करके जा चुका है और रात भी गहरी काली हो चुकी है। फिर इस कालीमामयी रात्रि में, इस अंधकारपूर्ण रात्रि में, हे काले रंग को धारण करने वाली कोयल, तू क्यों बोल रही है। उसे लगता है कि कोयल को भी कोई न कोई वेदना है, कोई न कोई पीड़ा है, या कोयल का कुछ लुट गया है, जिसके कारण कोयल की आवाज़ में वो वेदना और वो पीड़ा दिखाई दे रही है, जिसके कारण वो आधी रात्रि को चीखते हुए दिखाई दे रही है। उसे न मालूम कौन से दावानल की, अर्थात न मालूम कौन से जंगल की आग दिखाई दे रही है। वो अंग्रेज़ों के अत्याचारों का जंगल तो नहीं है। उस जंगल की आग को देख करके कोयल अर्धरात्रि को चीखना प्रारंभ कर देती है। तत्पश्चात कवि ने अंग्रेजी शासन में जेल में बंद होने के बाद उन पर स्वयं पर किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण किया और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू ये अंग्रेजी शासन के द्वारा जो हमें हथकड़ियाँ पहनाई गई है, इस अंग्रेजी शासन के गहने को हमारे शरीर पर बंधा हुआ देख नहीं पा रही है, जबकि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो हमारे गौरव को बढ़ाने वाला अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रदान किया गया गहना है। अंग्रेज अत्याचार करते हुए उनसे कोल्हू चलवाते हैं और कोल्हू से निकलने वाली चरक चुकी आवाज़ को कवि जीवन की तान मानता है, अर्थात उस आवाज़ के सहारे वो जीवन को आगे बढ़ाता है। अंग्रेजों के द्वारा उनसे पत्थर फुड़वाए जाते हैं और गिट्टी बनवाई जाती है, तो कवि उससे भी हताश और निराश नहीं होता और कहता है कि हमने अंग्रेज़ों के कहने पर पत्थर भी फोड़े और उन गिट्टियों के ऊपर हमने अपनी स्वतंत्रता के गीतों को अंकित कर दिया है। पेट पर जुआ बांध करके उन्हें कोल्हू का मोठ खींचना पड़ता है, लेकिन वो उससे भी हताश नहीं होते, उससे भी पराजय स्वीकार नहीं करते और उस अत्याचार को सहन करते हुए भी अंग्रेज़ों की अकड़ के कुएं को खाली करते रहते हैं। फिर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि ये कोयल, ऐसे में तू जो बोल रही है, ये तेरी आवाज़ करुणा के भाव को जगाने वाली है, और ये करुणा क्या करती है, रुलाती है। इसलिए कवि उसको ऐसी आवाज़ बोलने के लिए मना करता है। कवि को ऐसा लगता है कि इस आवाज़ के माध्यम से कोयल मधुरता और विद्रोह के बीच कवि के हृदय में बोना चाहती है। अब इसके बाद देखिए, कवि कहता है, अब तुलनात्मक अध्ययन है यहाँ पर, ये काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोटरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हुंकरती की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। क्या कहता है कवि, देखो, कोयल और रात्रिकाल, कोयल और अंग्रेजी शासन, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। कालकोटरी किसे कहा जाता है, कारागृह को, कमली यानी कंबल, लोह श्रृंखला यानी लोहे की जंजीर, हुंकृति यानी हुंकार, व्याली यानी नागिन, सर्पिणी मधुमती यानी दीवानी। यहाँ पर देखिए, काली विशेषण का प्रयोग कविता में एक अलग आकर्षण पैदा करता है। तो कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली,
कि ये कोयल तू भी काली है और ये रात्रिकाल भी क्या है, काला है। शासन की करनी भी काली, और ये अंग्रेजी शासन जो है इसके द्वारा जो करनी की जा रही है, अर्थात जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी कैसे हैं, काले हैं। उन कार्यों को काला क्यों कहा, क्योंकि वो कार्य भारतीयों के लिए हितकारी नहीं थे। भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, भारतीयों के हित के लिए कोई कदम या योजना नहीं बनाई जा रही थी। काली लहर कल्पना काली, और उसके बाद क्या कहा कि मन में उत्पन्न होने वाली विचारों की लहर भी कैसी है, काली है, और मन में जन्म लेने वाली कल्पनाएं भी कैसी है, काली है। क्यों? क्योंकि उस दुख के समय में, उस अत्याचारों से ग्रसित समय में, उस पीड़ाओं से ग्रसित समय में कभी अच्छी विचारधारा या कल्पना लेकर के नहीं चल पा रहा। उसके बाद कवि कहता है मेरी कालकोठरी काली, कि मुझे जिस कालकोठरी में बंद किया गया है, अर्थात जिस कारागृह में बंद किया गया है, वहाँ पर प्रकाश की एक भी किरण नहीं है, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, जिसके कारण वो कालकोठरी भी कवि को क्या दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। और कहता है कि मेरी कालकोठरी काली, कि मुझे जिस कालकोठरी में बंद किया गया है वो कालकोठरी भी कैसी है, काली है। उसके बाद कहता है टोपी काली कमली काली, और मुझे जो वस्त्र पहनाए गए हैं, मुझे जो वस्त्र प्रदान किए गए हैं उनमें मेरी टोपी भी काली है, और मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल प्रदान किया गया है वो भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मुझे जिस लोहे की जंजीर में, जिस लोहे की बेड़ियों में बांधा गया है वो भी कैसा है, काला है। पैरे की हुंकरती की व्याली, और पहरेदार जो हुंकार भरते हैं वो हमें किस तरह से ढसती है, वो नागिन के समान, वो हुंकार, वो आवाज़, वो पहरेदारों की डांट, वो पहरेदारों की फटकार हमें सर्पिणी के समान ढसते रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली, ए आली अर्थात ए सखी। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी हमें क्या सुननी पड़ती है, उस अंग्रेजी शासन में गालियाँ सुननी पड़ती है। हमें कोई प्रशंसा नहीं प्राप्त होती, हमें उन अंग्रेजों के द्वारा गालियाँ ही दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य बात मैं आपको बता देता हूँ। कवि ने यहाँ पर जो काली विशेषण का प्रयोग किया है वो काला रंग यानी कोयल का रंग, रात का रंग, टोपी, कंबल और जंजीर, इन सब का रंग क्या है, काला। और अन्यायपूर्ण शासन को यहाँ पर प्रकट किया गया है। काली लहर, काली कल्पना, काली कालकोठरी, ये सब भयानकता का चित्रण है। उसके अतिरिक्त देखिए प्रस्तुत काव्यांश में ब्रिटिश कालीन जेलों में भारतीयों के ऊपर हुए घोर अन्याय और निराशा भरे वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ कोयल की आवाज़ क्रांति की आग बनकर प्रस्तुत हुई है। कवि ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के लिए भी काली विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया है। उसके बाद कहा इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ये जो अंग्रेजी शासन का काला संकट सागर भारत के ऊपर छाया हुआ है, हम इसमें मरने के लिए मदमाती हैं यानी मदमस्त हैं, दीवाने हैं या उत्सुक हैं। वकील बोलो तो कि हे कोयल बोलो तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भी इस काले संकट के सागर के ऊपर मरने के लिए उतावली हो रही हो, उत्सुक हो रही हो या दीवानी हो रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेरा दी, फिर तुम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए अपने चमकीले गीतों को इस अर्धरात्रि में क्यों वातावरण में प्रकट कर रही हो, क्यों तेरा रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही कि तुम्हारे अर्धरात्रि को बोलने का कारण क्या है। उसके बाद कवि ने खुद का और कोयल का तुलनात्मक अध्ययन किया और कोयल को भाग्यशाली बताया और अपने आप को दुर्भाग्यशाली प्रकट किया। कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे रहने के लिए तो क्या मिली हुई है, पेड़ पौधे प्रकृति की हरी भरी डाली मिली हुई है, और मुझे नसीब कोठरी गाली, और मेरे नसीब में क्या है, आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण मुझे इस काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी आकाश, कि तेरा संचार कहाँ पर है, तो संपूर्ण आकाश में संचार कर सकती है, विचरण कर सकती है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार और मेरा जीवन इस 10 फुट के संसार में सीमित होकर के रह गया। अर्थात ये 10 फुट की काल कोठरी ही मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुई है, या मुझे इस 10 फुट की काल कोठरी में अपना जीवन जीना पड़ रहा है। तेरे गीत कहावे वाह,
कि ये कोयल अगर तू गीत गाती है तो उसके लिए तुझे क्या प्राप्त होती है, इस संसार में वाह वाह प्राप्त होती है, और रोना भी है मुझे गुनाह। और अगर मैं रोता भी हूँ तो वो भी क्या मान लिया जाता है, वो भी गुनाह मान लिया जाता है, वो भी अपराध मान लिया जाता है, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, कि ये कोयल तेरी और मेरी विषमता को देख, तेरे और मेरे जीवन के अंतर को देख। इसके बाद भी तू क्या कर रही है, अपनी आवाज़ से युद्ध के बिगुल को बजा रही है, रणबेरी यानी युद्ध का संगीत। उसके बाद भी तू क्या कर रही है, तो युद्ध के बिगुल को बजा रही है, अर्थात क्रांति के विचारधारा को अपनी आवाज़ के माध्यम से प्रकट कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कि तेरी इस आवाज़ के ऊपर अपनी कृति से अर्थात अपने कार्यों से और क्या करूं, तू ये बता, तू क्या कहना चाहती है, तू मुझसे क्या करवाना चाहती है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, कि तू अपनी इस आवाज़ के ऊपर मुझसे और क्या कार्य करवाना चाहती है, मेरा और कौन सा योगदान और बलिदान चाहती है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो अहिंसा का व्रत था, जो सत्य का व्रत था, तू बता उस सत्य के व्रत के ऊपर मैं प्राणों का आसव, आसव यानी रस मदिरा किसमें भर दूँ, अर्थात तू मेरे प्राणों की मदिरा को, प्राणों के रस को किसमें भरवाना चाहती है। क्या तू ये चाहती है कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी के अहिंसा और सत्य के व्रत पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, आखिर तुम्हारे मन की विचारधारा क्या है। अब देखिए, जो वास्तविक उद्देश्य इस पद्यांश को कहने का वो मैं स्पष्ट कर दूं। यहाँ पर कवि ने अपनी और कोयल की स्थिति का अंतर प्रकट किया है। कोयल और कवि की मन स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। कवि कारागृह में बंद है, जबकि कोयल खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। कवि 10 फुट की तंग कोठरी में कैद है, जबकि कोयल हरी डालों पर झूम रही है। कोयल के गीतों की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि कवि को रोने का भी अधिकार नहीं है। कवि और कोयल में समानता यह है कि दोनों ही स्वतंत्रता के भावों से प्रेरित है। कोयल अपनी करुण ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्योति को सबके हृदय में, क्रांतिकारियों के हृदय में जगाना चाहती है, और कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे सेनानियों की गाथा अपनी कविता में प्रस्तुत कर करके जन जन में आज़ादी का दीवानापन जगाना चाहता है। कोकिल का स्वर कवि के लिए प्रेरणादायी है, जिसकी हुंकार पर, जिसकी आवाज़ पर वह कुछ भी करने को तत्पर है। इस प्रकार से कवि ने कोयल के माध्यम से आज़ादी के क्रांतिकारियों के हृदय के मध्य आज़ादी के भाव और विचारों को जगाने का कार्य तथा उनको स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा प्रदान की गई है। धन्यवाद।